क्वेश्चन है, नागा, खासी और गारो पहाड़ियां स्थित हैं, कहाँ पर स्थित है? विकल्प आपका कौन सा सही होगा? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, तो आप लोग आराम से क्वेश्चन देखिए और विकल्प चूज करिए। यहां पर हमारा विकल्प ए सही हो जाता है, पूर्वांचल पर्वतमाला में। ऑप्शन चारों में से पूर्वांचल, काराकोरम, जास्कर, हिमालय में से विकल्प ए सही हो जाता है। पूर्वांचल पर्वतमाला में नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां स्थित हैं। पूर्वांचल श्रेणी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में हिमालय तंत्र का भाग है। यह लद्दाख और काराकोरम के समान है, जो हिमालय तंत्र का भाग है, लेकिन हिमालय श्रेणी से अलग श्रेणियां हैं ये नागा, खासी और गारो की पहाड़ियां। तो यहाँ पर आप ये भी जानते रहिएगा, पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत गारो, खासी, नागा, इनके अतिरिक्त जयंतिया, पटकाई और लुसाई पहाड़ियां, लिख देते हैं जयंतिया, पटकाई और लुसाई, ये पहाड़ियां भी पूर्वांचल श्रेणी के अंतर्गत आती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? विकल्प है कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी। ऑप्शन सी पर हम चलते हैं। ऑप्शन सी सही होता है, कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। और ये कहाँ पर है, किस राज्य में? तो कर्नाटक राज्य के किस जिले में? तो मांड्या जिला। कभी कभी आपका जिले से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो राज्य कर्नाटक हो गया, जिला मांड्या हो गया। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो एक बार जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप सभी तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। नोटिफिकेशन की बहुत दिक्कत होती है, क्लासेस हम कंटिन्यू करते हैं और आप लोगों से मिस हो जाती है अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ होता है। और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन पर भी क्लिक करना होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मृदा की लवणता किससे मापी जाती है? मृदा की लवणता हम किससे मापते हैं? चालकता मापी, आर्द्रता मापी या साइक्रोमीटर वृद्धि मापी? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, चालकता मापी से मृदा की लवणता हम मापते हैं। तो मृदा में लवण की कितनी मात्रा है, साल्ट कितना पाया जाता है, इसका पता लगाने के लिए चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। ये जो साइक्रोमीटर होता है, ये प्रकार का आर्द्रता मापी होता है, ह्यूमिडिटी को मापता है। ये साइक्रोमीटर पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आएंगे। हमारा क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? भूमि, खनिज, चट्टान या मृदा? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, चट्टान का। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी चट्टान का अध्ययन है। पेट्रोलॉजी शैल की, इसे हिंदी में कहते हैं शैल की। तो शैल की में जो शैल है उसका मतलब होता है चट्टान। तो ये पेट्रोलॉजी जो है ये जियोलॉजी की एक शाखा है। किसकी? जियोलॉजी की शाखा है ये। इसके अंतर्गत चट्टानों के बारे में, चट्टानों की उत्पत्ति कैसी होती है, चट्टानें किससे मिलकर के बनी हुई होती है, यानी कि संगठन, और चट्टानों का वितरण कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ ये पाई जाती हैं, और चट्टानों की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इन सब का अध्ययन पेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला किस नदी को कहा जाता है? वेरी गुड, यहां पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, यमुना। ऑप्शन बी सही होता है, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ये बहुत ही ज्यादा प्रदूषित नदी है, तो इसलिए इसे खुला नाला से संबोधित किया जाता है। खुला नाला जिस तरीके से गंदा होता है, प्रदूषित होता है, उसमें प्रदूषण होता है, तो वही संबोधन ये यमुना नदी के लिए किया जाता है, खुला नाला कहा जाता है। तो किसे? यमुना नदी को। ऑप्शन आपका बी सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, यानी कि कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है, इसका स्रोत जो है, उद्गम जो है वो भारत से बाहर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क करिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत कहाँ पर है, तिब्बत से है, तिब्बत में है। और तिब्बत में इसे किस नदी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। सांगपो, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। और अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और असम घाटी में इसे किस नाम से जाना जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ब्यास, रावी, झेलम, इनका जो उद्गम स्रोत है वो कहाँ पर है, ये भारत में ही है। ब्यास, रावी, झेलम इन सब का, लेकिन ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो स्रोत है तिब्बत में है, लेकिन ये कहाँ से, किस हिमानी के पास स्थित है इसका स्रोत, तो आंगसी और चेमांगयुंग हिमानी के पास इसका स्रोत स्थित है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सभी बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कार्बेट नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, डचिगम वन्यजीव अभ्यारण्य या हजारीबाग नेशनल पार्क। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, कार्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना 1936 में हुई। तब इसका नाम क्या था, तब इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। हेली नेशनल पार्क था जब ये 1936 में स्थापित किया गया था। और 1973 में आप जान रहे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो 1973 में हुई, ये एक क्वेश्चन अलग से ही अपने में है इम्पॉर्टेंट, कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई। तो 1973 आपका क्वेश्चन आंसर होना चाहिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा गया। तो जो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, इसी उद्यान से की गई थी। क्लियर है, इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड आपको जानने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बागान कृषि पैदा करती है। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा भी था। अब हम एक लाइन से चल रहे हैं, सारे क्वेश्चन एक लाइन से करवा रहे हैं। बागान कृषि क्या पैदा करती है, केवल खाद्य फसलें पैदा करती है या खाद्येतर फसलें पैदा करती है, यानी कि खाद्य से इतर अलग, नगदी फसलें या चार फसलें। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, खाद्येतर फसलें। बागानी कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी, ये सभी फसलें पैदा की जाती हैं जो खाद्येतर फसलें हैं, खाद्य से अलग हट करके फसलें हैं ये। तो ये बागानी कृषि में ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। बागानी कृषि में आप जानते होंगे, जैसे चाय के बागान सुने हैं, तो इस तरीके से बागान कृषि के अंतर्गत चाय, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी, ये सभी फसलों को उपजाया जाता है, इनको उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन, गेहूं, बाढ़ नियंत्रण या जल संचयन। तो ऑपरेशन फ्लड, फ्लड मतलब ये बाढ़ से है। आप लोग देखिए विकल्प में बाढ़ नियंत्रण भी आ गया। ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, दुग्ध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। अच्छा, आपको बताना है श्वेत क्रांति के जनक कौन है। श्वेत क्रांति के जनक आपको बताना है कौन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी 2-4 दिन पहले की क्लास में आपको बताया गया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई? भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ स्थापित की गई थी? बरौनी, विशाखापत्तनम, डिगबोई या मुंबई? ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, डिगबोई में। जब आप कोई एससीईआरटी पढ़ा रहे थे तो साइंस का पहला चैप्टर था आपका जो कार्बन और उसके अपर रूप पढ़ाए थे तब। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, डिगबोई में। डिगबोई परिष्करणशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो असम में है ये डिगबोई, ये असम में है। और इसकी स्थापना असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा की गई थी। और ये कब की गई? 1901 ईस्वी में की गई। और ये भी जानिए, ये विश्व की सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला है। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको साइड में बताए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सभी स्टूडेंट एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे फटाफट से। आप लोगों को लाइक का बटन बहुत कम प्रेस किए हुए हैं, तो जल्दी से 100% हाँ ऑनेस्टी के साथ लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिए। और अगला क्वेश्चन, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? कैगा, तारापुर, नरौरा या कोटा? इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, तारापुर। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र तारापुर है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मुंबई के निकट तारापुर नामक स्थान पर की गई थी। और इसी नाम पर इसका नाम तारापुर परमाणु संयंत्र रखा गया। कब की गई? 1969 में। कहाँ की गई? मुंबई में। मुंबई में कहाँ पर? तारापुर नामक स्थान पर। ठीक है, इतने जब भी कुछ पढ़िए कहाँ है, क्यों है, कैसे है, इसका क्वेश्चन आप लोग जरूर पूछिए। चलते हैं हम नेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप, कोचीन, मुंबई, कोलकाता? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मुंबई। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, नवा शेवा बंदरगाह अथवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसकी स्थापना मुंबई बंदरगाह के यातायात भार को कम करने के लिए की गई थी। और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिकतम बंदरगाह है। ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम जो बनाया गया मनुष्यों के द्वारा, तो कृत्रिम और आधुनिकतम बंदरगाह है। यह क्यों बनाया गया, इसकी स्थापना क्यों की गई? मुंबई बंदरगाह के यातायात भार को कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह अथवा इसका नाम है नवा शेवा बंदरगाह, इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? मुंबई में। हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर। पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया था? किसने? यूनेस्को ने, UNCED ने, WHO ने, यूनिसेफ ने? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, UNCED के द्वारा की गई थी पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसी के द्वारा आयोजित किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ये ब्राज़ील में है। कब आयोजित किया गया था? 14 जून 1992 को। तो ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया था? UNCED के द्वारा। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। कहाँ पर किया गया था? ब्राज़ील में। तो ब्राज़ील में कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में। और रियो डी जेनेरियो शहर हो गया, ब्राज़ील देश हो गया। और कब किया गया था? 14 जून 1992 को किया गया था। इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की यहाँ पर बात हो रही है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? ऑप्शन डी सही हो जाता है 180 डिग्री देशांतर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 180 डिग्री देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाने पर एक दिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, -1 दिन करना पड़ता है। और पश्चिम से पूरब जाने पर एक दिन ये बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, आराम से अगर आप समझना चाहें तो कभी समझा दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। जब आप 180 डिग्री देशांतर पर पूरब से पश्चिम जाते हैं तो दिन में से एक दिन आपको कम कर देना पड़ता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इस तरीके से यहाँ पर इस दिशा से इस दिशा में गया है तो कितना दिन में पहुँचेगा, कितना दिन लगेगा, तो बस एक दिन आपको कम कर दिया जाता है। फिर पश्चिम से जब पूरब की ओर जाया जाता है, 180 अंश देशांतर से हम बात कर रहे हैं, फिर जब पश्चिम से पूरब जाते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? आसान सा क्वेश्चन। कौन सी सीमा रेखा है जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाता है ऑप्शन बी, रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन बी, भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। और इस रेखा का जो निर्धारण था ये किसके द्वारा किया गया था? सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। ये ब्रिटिश वकील थे। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो इन्होंने ये रेखा बना दी थी, रेडक्लिफ रेखा अपने नाम पर रख भी ली थी। और भारत और चीन के बीच जो रेखा है, भारत और चीन के बीच ये मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन पूरे देश के बीच ये रेखा नहीं है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में है ये। जो ये चीन भारत से लगा हुआ होता है तो यहीं पर है ये रेखा, तो इसका नाम है मैकमोहन रेखा। और डूरंड रेखा किसके बीच है? डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा बनाती है। हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, भूटान। तो जो यहाँ पर जितना भी क्षेत्रफल जो दिया गया विकल्प है, सबसे कम क्षेत्र जो है किसका है? भूटान का है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखेंगे, सबसे ज़्यादा इसमें है देखिए बांग्लादेश का। पहले नंबर पर दिए गए विकल्प में पहले नंबर बांग्लादेश है, जिसमें जो इसका क्षेत्र है 56,980 है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है नेपाल, जिसमें 56,827 के करीब है इसका क्षेत्र वर्ग मील में। और श्रीलंका आ जाता है 25,330 पर। भूटान आ जाता है 14,824 पर। तो तीसरे नंबर पे श्रीलंका है और चौथे नंबर पर यहाँ पर आ जाता है भूटान। ये है जो देश है और उनके क्षेत्र वर्ग मील में। जो मैंने बताया ये सब वर्ग मील में है, मीटर में नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कभी कल ही मैंने आपको मापन पढ़ाया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? आवर्तन एक के बाद एक क्रम से। तो विकल्प आप लोग पढ़ लीजिए। मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, खनिजों की मात्रा बढ़ाने या प्रोटीनों की मात्रा कम करने या विभिन्न प्रकार की फसलें लेने के लिए। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ये अनिवार्य है कि फसलों का आवर्तन किया जाए। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में अलग अलग मौसम में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे, मृदा की जो फर्टिलिटी है वो बनी रहे। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला क्वेश्चन, अधिकांश भूप्रपटी किस शैल से बनी है? हमने आपको पढ़ाया है, पूरा शैल पढ़ा दिया है। आग्नेय, रूपांतरित और कौन सी शैल? अवसादी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा? सेम टू सेम मैंने आपको एससीईआरटी में पढ़ाया और यही सारी चीजें एनसीईआरटी में भी आपकी हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, आग्नेय। अधिकांश भूप्रपटी का निर्माण आग्नेय शैल से हुआ है। देखिए डिटेल में सब कुछ आप पढ़े हुए होते हैं, फिर जब क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लगता है ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गया, लेकिन जब आप पढ़ने लग जाते हैं तो लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आ गया है। ठीक, तो अधिकांश भूप्रपटी का निर्माण किससे हुआ? आग्नेय शैल से हुआ है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं भूप्रपटी का लगभग 90% भाग आग्नेय चट्टानों का बना हुआ है। और यहाँ पर और भी आपको बताते चलते हैं कि अवसादी चट्टान संपूर्ण भूप्रपटी का लगभग 75% भाग पर फैला हुआ है।
लेकिन भूपर्पटी के निर्माण में जो इसका योगदान है वो मात्र 5% है। ठीक है, यहाँ पर बताना जरूरी था क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर हम आएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र आपको बताना है। बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल या जीवमंडल। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, जलमंडल। पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र जलमंडल है और ये पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर ये विस्तारित है, फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो? सहसा बढ़ जाए या क्रमशः बढ़े या सहसा कम हो जाए या क्रमशः कम हो। तूफान की भविष्यवाणी कब की जाती है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है सी, सहसा कम हो जाए। धरातली सतह पर या सागर तल पर प्रति इकाई क्षेत्रफल ऊपर स्थित वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले समस्त भार को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये वायु दाब हो गया। और जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए तो तूफान की भविष्यवाणी की जाती है। तो आपको मैंने यहाँ पर वायु दाब का कॉन्सेप्ट बताया, और जब वायु दाब ये सहसा कम हो जाए, अचानक से कम हो जाए, तभी तूफान की भविष्यवाणी की जाती है और इसी आधार पर जानकार लोग भविष्यवाणी करते हैं। अब तो जैसा लग रहा है कि हम लोग भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, बस ये पता चल जाए कि वायुमंडल का दाब कम हो रहा है कि नहीं, अचानक से कम हो रहा है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, थर्म किसका यूनिट है? मापन से रिलेटेड क्वेश्चन है, थर्म। इसका जो प्रतीक चिन्ह है THM है, ये किसका यूनिट है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, ऊष्मा का। थर्म ऊष्मीय ऊर्जा का गैर एसआई मात्रक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर आपको बता दें 100,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है ये BTU। तो 100,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बराबर होता है ये थर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? उच्च तुंगता मतलब अधिक ऊंचाई पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये। विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? निम्न तापमान या निम्न वायुमंडलीय दाब या उच्च तापमान या उच्च वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, निम्न वायुमंडलीय दाब। जो जल का क्वथनांक है अधिक ऊंचाई पर घट जाता है, ये किस वजह से? निम्न वायुमंडलीय दाब की वजह से। जल का क्वथनांक अधिक ऊंचाई पर निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण घट जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम हो जाता है। तो निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जल का क्वथनांक घट जाता है। जल का क्वथनांक मतलब जिस ताप पर जल उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलता है, यही जल का क्वथनांक है, 100 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बर्फ को बुरादे में क्यों पैक किया जाता है? जब बर्फ आप देखते होंगे घर पे, जैसे बहुत बड़ा आयोजन होता है, तो जो बर्फ की सिल्ली होती लकड़ी के बुरादे में पैक करके आती है। जब आप बर्फ की सिल्ली देखते हो तो ऊपर से पूरा लकड़ी का ये बुरादा लगा हुआ होता है, उसे साफ किया जाता है, धुला जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? बुरादा बर्फ से चिपकता नहीं है, या बुरादा उष्मा का कुचालक है, या बुरादा उष्मा का सुचालक है, या बुरादा आसानी से पिघलने नहीं देता बर्फ को। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है, बुरादा उष्मा का कुचालक है। बुरादा उष्मा का कुचालक है। बर्फ को बुरादे में इसलिए पैक किया जाता है क्योंकि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, जिससे यहाँ पर देखिए ये पूरा बर्फ है, इसे ये लकड़ी के बुरादे में इस तरीके से पैक कर दिया गया। क्योंकि यहाँ देखिए ध्यान से,
बुरादे में से होकर उष्मा आर पार नहीं जा सकती है। यानी कि जब बर्फ को चारों ओर से बुरादे से ढक दिया जाता है तो वायुमंडल से उष्मा बर्फ तक नहीं पहुंचती है और बर्फ की उष्मा बाहर नहीं जाती है। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर यह है कि जो बाहर की उष्मा बर्फ तक नहीं जाती है तो ये बर्फ नहीं पिघलती है और उसी तरीके से बनी रहती है जैसे वो रहती है, नहीं तो बर्फ गल करके ख़त्म हो जाए और उसका कोई मतलब ही ना रह जाए। तो ऊष्मा का कुचालक का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक जो भी जितनी भी सामग्री होती है उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, इसलिए अंदर की ऊष्मा अंदर, बाहर की ऊष्मा बाहर रह जाती है और जब ऊष्मा अंदर नहीं जाएगी तो बर्फ नहीं पिघलेगी। ठीक, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन हो जाते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं एक बार जल्दी से सुपरफास्ट रिवीजन, जिससे कि आप लोग कभी भूले ना और आपकी मेमोरी में फीड रहे। जब आप पढ़ते हैं रिवीजन करते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी देर तक बनी रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नागा खासी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है पूर्वांचल पर्वतमाला में। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर सी सही होता है, कावेरी। मृदा की लवणता मापी जाती है किससे? ऑप्शन ए चालकता मापी से। पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन सी चट्टानों का। क्वेश्चन है कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? ऑप्शन बी यमुना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बेट नेशनल पार्क। बागान कृषि पैदा करती है? ऑप्शन बी खाद्येतर फसलें। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई, कहां पर? ऑप्शन सी डिगबोई में। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? ऑप्शन बी तारापुर, जो कि मुंबई में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी मुंबई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था किसने? ऑप्शन बी UNCED ने। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाता है, रेड क्लिप। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? ऑप्शन ए भूटान। अगला हमारा क्वेश्चन फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? तो विकल्प ए सही हो जाता है, मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए। अधिकांश भूपर्वती किस शैल से बनी है? ऑप्शन ए आग्नेय शैल। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? ऑप्शन बी जलमंडल। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब क्या हो? ऑप्शन सी सहसा कम हो जाए। हमारा अगला क्वेश्चन है थर्म किसका यूनिट है? ऑप्शन बी ऊष्मा का। जल का क्वथनांक उच्च तुंगता पर किस कारण से घट जाता है? ऑप्शन बी निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है? ऑप्शन बी क्योंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन बी सही होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं जो कि आप लोगों ने एनसीईआरटी से देखे और इसका हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया। तो आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपसे थोड़ा सा सपोर्ट हो, थोड़ा सा मोटिवेशन हम भी चाहते हैं। आ जाते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कार्बेट नेशनल पार्क, सिमली पार्क, डचीगाम, हजारीबाग, कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर रिप्लाई करेंगे। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और हमेशा की तरह आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक, आप लोग पढ़ते रहिए। अब अगर अभी थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे तो आपके जो कॉम्पिटिटर हैं दिन रात लग करके पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। जहां आपने एक भी, हम घंटे की बात नहीं कर रहे, अगर आपने 10 मिनट रेस्ट किया तो 10 मिनट में जो आपका कॉम्पिटिटर है कम से कम 10 क्वेश्चन मान लीजिए तैयार किया, 10 भी छोड़िए, एक क्वेश्चन भी तैयार किया तो आपसे एक कदम तो आगे है। तो आप उसे आगे क्यों जाने दे रहे हैं?
आप बस अपने तक ना सीमित रखिए, 2-4 लोग जो आपके कांटेक्ट में हैं, जो लेबोरियस होते हैं, मेहनत करने वाले परिश्रमी बच्चे होते हैं, वो आपके टच में है ही नहीं, वो लगे हुए हैं और आपको पता भी नहीं होने देते, भनक भी नहीं लगने देते, वो आराम से चालाकी से पढ़ते रहते हैं। तो सोते जागते आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, पढ़ते रहिए। और हाँ, डेली आप एंजॉय भी कीजिए, ऐसा नहीं कि बस किताबी कीड़ा बनी रहिए और पढ़ते रह रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। हमने बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट देखे जो दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन उनका एम ही नहीं फिक्स होता है क्या पढ़ रहे हैं, कैसे, बस वो पढ़ रहे हैं, वो नहीं सफल होते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो कम पढ़ करके, लेकिन सही डायरेक्शन में पढ़ करके भी वो सफल होते हैं। तो मतलब ये नहीं कि आप दिन रात पढ़ते रहिए और आप क्या पढ़ रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। उद्देश्य के साथ एक सही डायरेक्शन में अच्छी मेहनत के साथ चालाकी से, बुद्धिमानी से काम करेंगे तो बहुत कम मेहनत में, बहुत ज़्यादा आपको नहीं मेहनत करनी है, तब भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन कम पढ़िए, जितना भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए। चलिए, इसी के साथ ही मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।